वेलकम बैक टू सीएल स्टडी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सतत आवेश के कारण वैद्युच्छेद। सतत, और पहले हम पॉइंट बिंदु आवेश की बात कर रहे थे। ठीक है, जो बिंदु आवेश होता है उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आवेश है वो एक दूसरे कुछ ना कुछ दूरी पर होंगे। यानी कि हमने उसमें बताया था एक आवेश ये है, एक ये है Q1, ये है Q2, Q3, और हमें किसी बाहर बिंदु P पर यहाँ पर वैद्युच्छेद की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या कर देते थे, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युच्छेद की तीव्रता इसके तीनों के कारण निकाल लेते थे, फिर उनका वेक्टोरियल सम कर देते थे। बात समझ में आई? ऐसा कब करते हैं? जब हमारे पास बिंदु आवेश हों 10, 20, 50, तो एक दूसरे कुछ ना कुछ दूरी पर हों। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे हम मार्कर रब करते हैं, जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। जब लाखों की संख्या में इतनी सी जगह में बिल्कुल छोटी सी जगह है, यहाँ पे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो आवेश कैसे होंगे? उनकी मात्रा तो बहुत अधिक होती है, वो होंगे कैसे? वो आवेश एक दूसरे से चिपके हुए होंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आवेश ऐसा होगा, पूरा यहाँ पे चिपके हुए होंगे। तो अब आप ये बताओ, बिंदु आवेश के द्वारा जो मेथड से हम लोग एक एक के द्वारा यहाँ पे निकाल लेते थे, वैसा निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। अब लाखों करोड़ों की संख्या में भैया यहाँ पे है, तो कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना, बहुत कठिनाई होगी। हो सकता है कोई एक आध इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे बीच में छूट जाए, तो हमारे पास नया तरीका आता है, क्या? सतत आवेश के कारण, यानी कि इसको हम किसी दूसरे मेथड के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो मेथड कैसा है? तो हमें पहले तो ये चेक करना पड़ता है, ये जो आवेश फैला है, आवेश जो है वो उसकी शेप कैसी है, वो फैला कैसा है। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड में आवेश जब भी किसी बॉडी या सिस्टम या किसी वस्तु पर फैला हुआ होगा, यानी कि वितरित होगा, वो तीन तरीके से वितरित हो सकता है। वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला होता है रेखीय आवेश। क्या होता है? रेखीय आवेश। तो इसके नाम से ही समझ रहे होगे, रेखीय आवेश का मतलब क्या है? जो आवेश वितरित तो हो, लेकिन कैसा वितरित हो? एक रेखा में वितरित हो, यानी कि यहाँ ये पॉइंट ये पूरे एक साथ वितरित हो, यानी कि एक दूसरे से चिपका हुआ हो। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे आता है रेखीय आवेश। बात समझ में आ गई? एकदम पतला होना चाहिए, जैसे वायर आयर होता है। ठीक है, अब दूसरा ये हो गया रेखीय आवेश। दूसरा क्या आता है? पृष्ठीय आवेश। पृष्ठ पे फैला हुआ हो। अब पृष्ठ की शेप कैसी भी हो सकती है, ये जैसा हमारा बोर्ड है। बोर्ड कैसा है? हमारा चौकोर बोर्ड है। ठीक है, चौकोर नहीं है, आयताकार है। ठीक है, ये चौकोर नहीं है, आयताकार है। तो इस पृष्ठ में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश होगा। अच्छा, अब जैसा बोर्ड हमारा इतना मोटा हो जाए, यानी कि जैसे कोई क्यूब ले लें, चलो क्यूब बना दें। यहाँ पे ये हमने क्यूब बना लिया, ये क्यूब है। अब आवेश जो है वो इस क्यूब में वितरित हो। कहाँ वितरित हो? पूरे क्यूब में, यानी कि इस वाले पृष्ठ पे भी, यहाँ पे भी, पीछे वाला पृष्ठ, यहाँ पे, ऊपर नीचे अंदर सभी जगह पूरे में आवेश वितरित हो। ठीक है, जब इस तरीके से वितरित होता है तो यहाँ पे आता है आयतन आवेश, आयतनिक आवेश, यानी कि वॉल्यूम चार्ज आता है। क्या आता है? वॉल्यूम चार्ज आता है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये आवेश के तीन तरीके तो हो गए। अब आवेश भी दो तरीकों से फैल सकता है। कैसे? यहाँ पे आवेश की मात्रा बहुत अधिक है, फिर आवेश थोड़ा सा कम हो गया, फिर यहाँ पे बहुत अधिक आवेश है, फिर यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे फिर और थोड़ा सा बढ़ पाया। इस तरीके से ये आवेश इसमें वितरित है। जब ऐसी स्थिति होती है तो कैलकुलेशन करना बहुत कठिन हो जाती है, यानी कि इस तरीके से आपसे कभी न्यूमेरिकल कोई पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि जो आवेश है, बोला जाएगा उसमें न्यूमेरिकल में कि जो आवेश है वो पूरे में एक समान रूप से वितरित है। क्या? आवेश जो है पूरे में एक समान रूप से वितरित है। जब ऐसा होता है तो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। बात समझ में आई? जैसी बात इसके लिए वैसा ही इसके लिए। इसमें भी क्या? जो आवेश वितरित होगा वो पूरे में एक समान रूप से होगा, यानी कि इतने से एरिया में 5 आवेश हैं, तो इतने से ही एरिया में यहाँ पे भी 5 आवेश ही होंगे।
ऐसा नहीं होगा यहाँ के इस एरिया में 10 आवेश आ जाए, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जितना एरिया उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि आवेश की संख्या, ठीक है। तो एक समान रूप से होगा, यदि अलग अलग होगा तो फिर वही बात कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। वैसा ही इसके लिए, यानी कि एक समान रूप से वितरित होगा। अच्छा, जब एक समान रूप से वितरित होता है तब हम क्या करेंगे। अच्छा, आपसे ये बोल दिया जाए हमारे पास कोई 2-4 बीघे का कोई खेत है, उस खेत की मिट्टी देखना है कि उसमें बालू है, क्या है, कि काली मिट्टी है कि पीली है, क्या है। तो आप क्या करेंगे, छोटे से एरिया का कोई लेंगे, वहाँ पे मिट्टी खोद के देख लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि हम पूरा खेत खोद डालें, ऐसा नहीं होगा। कोई करने वाले भाई कर देंगे, फ्री बैठे हैं लॉकडाउन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ छोटे से एरिया को हम वहाँ पे खोद के देख लेंगे मिट्टी कैसा है, वहाँ पे पोषक तत्व हैं उसमें कि नहीं है मिट्टी में, बात समझ में आई। वैसा ही क्या इसमें है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम क्या करेंगे, यदि बहुत बड़ा कोई सरफेस दिया है, कुछ भी दिया है, किसी भी आकार की कोई बॉडी दी है, गोलाकार, लंबी, तिकोनी, कैसी भी आड़ी तिरछी, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इस छोटे से एकांक क्षेत्रफल का, यदि पृष्ठ की बात कर रहे हैं तब की एकांक यानी कि सबसे कम से कम, ठीक है, उससे कम ना कर पाए कुछ भी, सबसे कम से कम क्या, हम पूरे का उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर, यदि पूरे के कारण इस बिंदु पर निकालना है तो हम पहले इतने के कारण इस बिंदु पर निकाल लेंगे। जब हम इतने के कारण निकाल लेंगे पूरे कारण बहुत ही आसानी से हम फिर बता देंगे। कॉन्सेप्ट कौन वही वाला, कौन सा, खेत वाला, बात समझ में आ रही। तो वैसे ही यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, थोड़ा सा निकाल के पूरे का कैसे हम बता पा रहे हैं, इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि जो आवेश वितरित है सभी में एक समान रूप से है। अब कोई ऐसा खेत आ जाए, थोड़ी सी जगह में काली मिट्टी पड़ी हो, उसमें थोड़ी जगह में पीली हो, थोड़ी दूर में लाल हो, तो ऐसा पूरा खेत हो तो आप बता पाओगे उसमें कहीं एक जगह पे खोद के कि इसमें पूरे खेत में कैसा नेचर है मिट्टी का, नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए क्या है, तो पूरे में एक समान रूप से वितरित होना चाहिए जो भी चीज़ हो, ठीक है। अब जब ऐसी बात आती है तब हम क्या करते हैं, अब हमें एकांक का आकलन तो करना ही है। अच्छा, माना कि हमारे पास ये 4 मीटर लंबाई का कोई तार है, 4 मीटर लंबाई का तार है, इसको हमने फोल्ड कर दिया 20 से। तो जब 20 से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ की इसकी लंबाई जो है वो 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर की है, ठीक है। तो हमने इसलिए किया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितनी इस 2 मीटर लंबाई में उपस्थित आवेश होगा उतना ही आवेश इस तरफ भी होगा। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एकांक लंबाई का निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बात वही है। आपसे बोला जाए हम 5 केले लाए थे 50 रुपए के, 5 केले लाए थे 50 के, हमें बताओ 200 केले कितने के मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कर लो कि 1 केले का मूल्य निकाल लो। यदि आपको 1 केले का मूल्य पता है तो आप 200 के, आप 1000 का, कितने का भी किसी कोई पूछे आपसे तुरंत आंसर दे दोगे। बस इसमें भी वैसा ही है, हम क्या करना है, एकांक लंबाई के बारे में हमें पता चल जाए, हम कितनी भी लंबाई का तुम पूछ लोगे हम बहुत ही आसानी से आंसर दे देंगे, ठीक है। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश या एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश या एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, जब हमसे ऐसी बातें होने लगें तो वहाँ पे आवेश नहीं, वहाँ पे आवेश घनत्व आने लगता है। क्या, आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी वहाँ पे आने लगती है। अच्छा, जब रेखा के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। जब पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व आ जाएगा। जब आयतन के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे आयतनिक आवेश घनत्व आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमने प्रदर्शित कर दिया। अच्छा, अब देखो ये पूरे लंबाई में यहाँ से यहाँ तक कितनी भी लंबाई दी गई हो, तुमसे यदि बोल दिया जाए उस पूरे लंबाई में आवेश कितना वितरित है, उसमें आवेश वितरित है हमारा Q, कितना Q।
और हमें एकांक लंबाई के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यदि उसकी लंबाई हमारे पास है 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी है, हमने मान लिया स्मॉल एल मीटर है, तो यदि हम स्मॉल एल से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा जो है वो क्या, आवेश घनत्व है लैम्डा। जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही यहाँ पे करेंगे। सरफेस में पूरे आवेश कितना वितरित है, Q, ठीक है। एकांक इसकी पूरे का क्षेत्रफल कितना है, पूरे का क्षेत्रफल है A, हमने ले लिया A, सिग्मा बराबर बन गया Q/A, ठीक है। इसका आप लोग खुद अपने आप समझ ही गए होंगे, क्या, Q/B। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ा हमने आवेश घनत्व। क्या पढ़ा हमने, ये सब आवेश घनत्व कितने, 3, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये तो हो गई डेंसिटी की बात। देखो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। कब, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो, यानी कि सतत आवेश हो। सतत आवेश में क्या, आवेश कोई बॉडी दी जाएगी हमारे पास, अब कोई सी भी बॉडी दी जाएगी, इसमें जो आवेश वितरित होगा वो 3 तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से तरीका हो सकता है, रेखा में या सरफेस में या आयतन में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने अभी बोला था कि हमारे पास कोई सरफेस है, तो उस सरफेस का हमें क्या करना है, छोटा सा पार्ट निकाल लेना है। हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। अब हम जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसके लिए करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे के हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन पर एक हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ बताएंगे, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो आप मैथ में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया है हमारे दैनिक जीवन में और फिजिक्स में, इन सबको उसमें हम देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हाँ ये बता रहे थे कि इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यदि हमारे पास कोई भी बिंदु तुमसे बोल जाए इस बिंदु पर निकालो, P पर, इस बिंदु पर निकाल, किसी भी बिंदु पर निकालना है, ठीक है। यदि हमसे बोल दिया उसने इस बिंदु पर निकालो, तो इस बिंदु पर क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे दूरी कितनी है, ठीक है। दूरी हमें दी जाएगी इस बिंदु से यहाँ तक की, तो इसकी बिंदु से जिसकी दूरी है R। बात समझ में आ रही। अच्छा यहाँ से R है तो हमारे पास हम फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है भैया। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब यहाँ पे बिंदु आवेश कितना हो, बिंदु आवेश कोई है उस पर आवेश की मात्रा Q हो, ऐसा तब होता है। तो हमने यहाँ Q लिख दिया है। अच्छा अब लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है, यहाँ पे तो जो Q आवेश है वो पूरे में वितरित है, पूरे सरफेस में वितरित है। अच्छा Q आवेश पूरे सरफेस में है, लेकिन हमें क्या, हमें तो इतने से टुकड़े का निकालना है आवेश, मतलब यानी कि इतने से जो आपने पीस निकाला है इस पर आवेश कितना उपस्थित होगा। यहाँ पे पीस इतना छोटा सा छोटा लेना है कि वहाँ पे आवेश की मात्रा 0 ना हो पाए। हमें यहाँ पे इतना छोटा सा छोटा पीस लेना है कि वहाँ पे आवेश की मात्रा 0 ना हो पाए। अच्छा ऐसी स्थिति क्या बन जाएगी, बिंदु आवेश की तरह, यानी कि जो छोटा सा पीस लिया है वो बिंदु आवेश की तरह दिखेगा। अच्छा तो जब ऐसा करते हैं हम कभी भी क्या करें कि डिस्टेंस की लंबाई को या वॉल्यूम या क्षेत्रफल कुछ भी हमारे पास देखते हैं कि इंटीग्रेशन आ जाता है, तो इंटीग्रेशन इसीलिए आ जाता है, आप क्या करते हैं उसको लिमिट लगाई जाती है। हम जब वीडियो बनाएंगे अलग से उसका बताएंगे, तो लिमिट लगाने पे उसका मान इतना ज़्यादा, जैसे हम बोल दें हमारे पास Q है, इसमें क्या बोल दें लिमिट जो है टेंड टू 0। यदि Q पर हम लिमिट टेंड टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आवेश है वो 0 नहीं होगा लेकिन 0 की तरफ टेंड करेंगे, यानी कि 0 के लगभग 0 के बराबर लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो इसको हम dq लिखते हैं, इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर हम dq लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही। तो हमें किससे मतलब, हमें अब dq से मतलब, क्योंकि आवेश हमने कितना ले लिया, बहुत छोटा ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा q के साथ D लग जाएगा। बात समझ में आ रही। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चे पढ़ते तो हैं, लिखते हैं, रटा रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं कि ये D हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आवेश आया है वो डी क्यू होगा, एकदम छोटा सा आवेश होगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई, डी क्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, तो ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे तुम्हारे पास, या न्यूमेरिकल या एप्लीकेशंस बोल सकते हैं उनको, या ये वायर के ड्यू टू वायर आ जाएगा, या हमारे पास कोई सरफेस आ जाएगी, प्लेट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, हम वो निकालेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमें देखना क्या है आज, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यदि हमारे पास डायरेक्शन पूछी जाए, हमसे दिशा पूछी जाए। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र सब एक सदिश राशि है, तो इसमें दिशा भी होगी। तो दिशा बताने के लिए थोड़ा सा हमें वो छोटा सा तामझाम फैलाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो आपने ये पीस लिया है, इस पीस को आप बाहर ले लो, इस पीस को आप बाहर निकाल लो। तो आपने इस पीस को बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या करना है, हमें अब बनानी है डायमेंशन। क्या बनानी है? डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने बना ली डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने जो पीस लिया है वो यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आवेश की मात्रा कितनी है? डी क्यू है। इस आवेश की मात्रा डी क्यू है। अच्छा, अब क्या है, इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो दूरी है, ये मूल बिंदु है। ये क्या है? मूल बिंदु है। हमें क्या है, कोई दुनिया में कोई भी हमें किसी भी चीज़ का आकलन करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि तुमसे बोल दें हम, ये ट्रेन जो जा रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब क्या ये भी तो है कि किसके सापेक्ष जा रही है। जो हम बैठे यहाँ स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ हमारे सापेक्ष है 100 किलोमीटर, या वहाँ पे हम 2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं तब हमें लग रहा है। तो कहने का मतलब एक सापेक्ष, यानी कि जिसके सापेक्ष निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास कोई भी चीज़ है, चल रही है, यदि उसका वेग बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष होगा। ऐसे नहीं, यदि तुमसे बोल दें कि हम एक 4 व्हीलर में बैठे हैं, वहाँ पे हमारी जो स्पीड है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर है। कितनी है? 40 किलोमीटर। और एक बगल से कोई गाड़ी निकल रही है, दूसरी 4 व्हीलर निकल रही है, वो निकल रही है 50 की स्पीड से। तो 50 की स्पीड से निकल रही है तो हमारे तुलना में निकल रही, जो हम 4 व्हीलर में बैठे उसकी कंपेयर में है, या जो एक रोड पे जो आदमी खड़ा हुआ है उसके तुलना में। तो सापेक्ष होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही सापेक्ष आता है। ये मूल बिंदु क्या है? सापेक्ष। यानी कि यहाँ से इस जो आपने टुकड़ा लिया है, छोटा सा पीस लिया है, उसकी मूल बिंदु से उसकी दिशा कितनी है? R1। कितनी? इसकी दिशा बताएंगे, हमें सिर्फ दिशा देखनी है। तो ये है R1 वेक्टर। क्या है? R1 वेक्टर। दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। R1। अब हमारे पास एक बिंदु P ये है, ठीक है। हमें इस बिंदु P पर ही तो दिशा निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बिंदु P पर निकालनी है हमें। तो यहाँ बिंदु P पर इस आवेश के कारण जो हमने निकाली तीव्रता, अब इसकी दिशा बतानी। जो बिंदु P है वो किस दिशा में है, वो जो बिंदु P है उस बिंदु P की दिशा क्या है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बिंदु P है उस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे वो किस दिशा में जा रहा है। अब बिंदु P तो ये है, तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा, कि इस दिशा में जा रहा, कि इस दिशा में जा रहा, तो हमें नहीं पता है। अब बस वही दिशा बतानी है हमें, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या किया, ऐसा कर लिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से बिंदु P का जो वेक्टर है यहाँ पे, ये है R2 वेक्टर। कितना है? R2 वेक्टर है। अच्छा, यदि हम तुमसे मान लिया हमने कि यहाँ पे जो आवेश वितरित है वो धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है। तो यहाँ पे जो आपने पीस लिया है, यहाँ पे भी धन आवेश होगा। तो यहाँ पे जो धन आवेश होगा, तो धन आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो हमें कौन वाली दिशा लेनी है? हमें ये वाली दिशा लेनी है, ठीक है। ये वाली, नीचे से ऊपर, ठीक है। अब यदि तुम्हारे पास यहीं पे यदि माइनस चार्ज होता तो हम कौन सी लेते? नीचे से वाली। बात समझ में आ रही? हमें यहाँ पे क्या ली? नीचे से ऊपर वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया। अब हमें ये वाला वेक्टर बताना है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये हो गया,
यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक ये, अंतिम ये। तो जब हमें यहाँ पे इस वाली दिशा में वेक्टर बताना है तो क्या होता है, अंतिम, अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि लास्ट पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमारे पास जो दिशा होगी, यदि हमने मूल बिंदु यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, यदि तुम्हारे पास R1 वेक्टर मॉड लगा दें, R1 वेक्टर पे मॉड लगा दें, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी दूरी यहाँ से वहां तक की दूरी, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हमारा कितना था, मैग्नीट्यूड हमारा था R, तो यहाँ पे हम R बोलेंगे, क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, यदि मैग्नीट्यूड लगा है, ठीक है। यदि हमारे पास R2 वेक्टर पे भी हम मॉड लगा दें तो ये भी क्या हमें R बताएगा, यानी कि हमें इसका मान बताएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने इस तरीके से ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, यहाँ पे जो ये है, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का हम जब मॉड निकालेंगे तो ये हमें R देगा, क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का जब हम मॉड निकालें तब हमें ये R देगा। तो R क्या है, R DQ की P बिंदु तक की दूरी है ना, DQ की बिंदु P तक की दूरी है ना R, तो वो R के बराबर होगा जब हमें, ये तो दिशा बता दी, यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसका मॉड कर देंगे, ये किसके बराबर, R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान जब रखेंगे, E वेक्टर लगा देंगे तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। अब हमें डायरेक्शन बताएंगे, तो डायरेक्शन ये वाली कौन सी है, ये डायरेक्शन है R2। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है, यहाँ पे क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिर्फ दिशा लेनी है, तो हम क्या कर देंगे, R2 कैप माइनस R1 कैप, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिए, दिशा ली है, वेक्टर नहीं लिया। वेक्टर लेंगे तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे R, ये हमें अब कैप से, यदि हम इसको पता होगा, यदि यूनिट वेक्टर आपका है तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, R वेक्टर अपॉन इसका मॉड, ये क्या होता है, ये होता है R वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा ही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और अभी हमने इसमें क्या लिखा था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ पे उसको हटा के हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से एक R आएगा, वो एक R यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे R की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, कितनी, 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगी हमारी दिशा, ये किसके है, E वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो आ रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ पे ये दिशा भी है और इसमें उसका मैग्नीट्यूड भी है, और इसमें ये सिर्फ क्या है, ये इसमें डायरेक्शन शो अकेला कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है, यदि हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो सकता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरीके से, रेखा में, सरफेस में या वॉल्यूम में। अच्छा, तो उसी हिसाब से बस आपको क्या करना है, DQ की वैल्यू चेंज करना है। DQ की वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, या सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, इसके रो बराबर हो जाता है Q अपॉन V। अच्छा, जब हमारे पास इसकी मात्रा बहुत कम है, इसकी मात्रा बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DQ। अच्छा, तो ये जो DQ है वो पूरे L लंबाई में थोड़ी ना है, वो कितनी लंबाई में, यदि कोई हमारे पास रेखा है तो जो DQ है वो छोटी सी लंबाई है ना, तो जो छोटी सी लंबाई है उसको हमने क्या मान लेते हैं, उसको मान लेंगे DL, यानी कि एकांक, यदि बहुत छोटी सी लंबाई है, यूनिट, ठीक है। इसमें मैं यदि आवेश जो है वो इसमें DQ है तो इसमें उसी हिसाब से इतनी लंबाई है तो उसमें कितना हो जाएगा, DL में
बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ पे सरफेस के लिए, सरफेस ये है, इसमें पूरे में आवेश Q वितरित है, लेकिन जब हमने छोटा सा सरफेस ले लिया, एरिया ले लिया, तो यहाँ पे कितना आवेश वितरित है dq। तो इस एरिया का हमारा मान कितना है, इस एरिया का वैल्यू कितनी है, वो है हमारी dA। कितनी है dA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dq/dA। अच्छा अब इसमें आ जाओ, इसमें भी क्या हो, इसमें वैसे ही हो जाएगा dq/dV। ठीक है, तो यहाँ से dq का जो मान आएगा dq बराबर लैम्डा इंटू dl, यहाँ से आएगा dq बराबर सिग्मा इंटू dA, यहाँ पे आएगा dq बराबर रो इंटू dV। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये थोड़ा सा फोकस हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है अब दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा dl, यहाँ पे सिग्मा dA, यहाँ पे रो dV। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे कि हमारे पास dq बराबर इतने इतने, ये सब तीन तरीके से dq है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से। आपसे न्यूमेरिकल में जिस तरीके से पूछ लिया जाए, रेखीय में है कि सरफेस में है कि वॉल्यूम में है, आप बस dq का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो। बात समझ में आ रही? तो इसके कितने रूप हो जाएंगे, तीन रूप हो जाए। आपसे जो न्यूमेरिकल में पूछे उसी को आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होंगी, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।